गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन वर्क दोहरान कार्य के अंतर्गत विज्ञापन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसका दोहरान करेंगे कि विज्ञापन क्या होता है। आपको जैसा कि पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको जो विषय है, जो भी हम जिसे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, आप एक बार इसको रिवाइज कर लो। आई होप कि आपने पहले भी इसे पढ़ा होगा। देखो, सबसे पहले विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और ऑब्जेक्टिव में हो कि भाषा सरल, आकर्षक, प्रभावशाली और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए, तो ये आप इसमें उपरोक्त सभी, अगर सारे ऑप्शंस में ये दे रखा, अ में लिखा हुआ सरल, ब में लिखा आकर्षक, प्रभावशाली, तुकबंदी युक्त और सबसे लास्ट ऑप्शन में लिखा उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी को चुनेंगे। ठीक है, क्लियर। देन विज्ञापन, अगर हमें अपनी कोई वस्तु को बेचना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विज्ञापन का। ठीक है, फिर भाषा लक्षित ग्राहकों के स्तरानुकूल होनी चाहिए। क्या विज्ञापन की भाषा ग्राहकों के स्तरानुकूल होनी चाहिए? स्तरानुकूल का मतलब है ग्राहकों के स्तर के अनुरूप। अगर सोचो कोई छोटा बच्चा है, अगर उसके लिए मुझे विज्ञापन बनाना, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं या उसको जिसमें रुचि है उसके अंतर्गत मैं बनाऊंगी। अभी अगर उसके लिए आप क्लास 10th की किसी बुक का विज्ञापन बना दोगे और क्लास 5th का बच्चा है, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। तो ग्राहकों के स्तर के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, है ना। जैसे वस्तु सेवा के स्तरानुकूल ईमेल या वेबसाइट भी दी जानी चाहिए। विज्ञापन में शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और आकर्षक उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इसी की तरह नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, विज्ञापन के भाग, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सजावटी विज्ञापन और दूसरा विज्ञापन होता है वर्गीकृत विज्ञापन। अब वर्गीकृत विज्ञापन और सजावटी विज्ञापन के अंदर क्या अंतर है, ये देखो, है ना। वर्गीकृत विज्ञापन में जैसे खोया पाया, किसी नौकरी के लिए विज्ञापन है, तो वो सब वर्गीकृत विज्ञापन में आएगा। और बाकी जो विज्ञापन है वो सब किसके अंदर आएंगे? सजावटी विज्ञापन में, है ना। जैसे आप ज्यादातर जो समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, वो कौन से विज्ञापनों में आते हैं? सजावटी और वर्गीकृत दोनों ही आते हैं। दोनों ही तो आते हैं। आपने देखा जैसे टीवी के अंदर स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, वो कौन से विज्ञापन होते हैं? तो वो सजावटी विज्ञापन होते हैं ज्यादातर, है ना। क्लियर। अभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको नौकरी की तलाश है या अपनी योग्यताएं बता रहे हो, तो वो कौन से विज्ञापन के अंतर्गत आएगी? तो वो उस समय कौन से विज्ञापन के अंतर्गत आएगी? वर्गीकृत में, कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है या फिर कोई फर्म है, उसको अपने लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है विज्ञापन, तो वो कौन सा आएगा? वर्गीकृत में, क्योंकि उसका एक वर्ग निर्धारण है कि ये योग्यता वाले व्यक्ति मुझे चाहिए। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। विज्ञापन से आई थिंक इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। क्लियर। या फिर हो सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन से विज्ञापन का प्रकार है, तो अगर आपको पता होगा कि वर्गीकृत है या सजावटी है, तो आप इजीली उसे पता लगा पाएंगे। अब देखो, हरियर कहानी जो है, हरियर काका वाली, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हरियर काका के द्वारा कहानीकार को अपनी संतान के समान स्नेह करना। कहानीकार जब बड़ा हुआ तो उनके बीच मित्रता का संबंध बन गया। शहर से लौटने पर कहानीकार ने पाया कि हरियर काका का व्यवहार बदल चुका है और वो इस बदलाव के कारण बताते हुए कहानी क्या होती है? आरंभ होती है। कहानी के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर है। ठीक है, मंदिर गांव में किसका मंदिर है या किस? ठाकुर बाड़ी का, है ना। ठाकुर बाड़ी कृष्ण भगवान के वैसे मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, हरियर काका की कोई स्वयं की संतान थी? नहीं थी। ठीक है, वो किसके साथ रहते थे? अपने भाइयों के परिवार के साथ में रहते थे। ठीक है, अब देखो, एक दिन ये सारा कार्य हो चुका है, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, ये सब चीजें हो गई है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम और इससे इम्पोर्टेंट क्या कुछ है। बड़े भाई साहब वाला है और कबीर, संत कबीर दास है। संत कबीर दास को देखते हैं ना। संत कबीर दास की पीडीएफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं संत कबीर के, ये देखते हैं इसकी पीडीएफ। ये भी क्वेश्चंस हैं। वैल्यू पॉइंट्स देखते हैं बड़े भाई साहब के।
देखो बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे, क्या क्या करते थे बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए? वो क्या करते थे, कॉपी के जो बेहाशिए बनाया करते थे, है ना, ये किया करते थे उनके किनारों पर। और बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब में उम्र का कितना अंतराल था, तो 5 वर्ष का था। बड़े भाई साहब को किस प्रकार की जानकारी थी, तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान था। बड़े भाई साहब कहानी किसके ऊपर व्यंग्य करती है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। और इसी तरह बड़े भाई साहब ने कौन से विषय की कठिनाइयों के बारे में बताया है, अंग्रेजी विषय की कठिनाइयों के बारे में बताया है। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को किसकी सीख दिया करते थे, पढ़ने की और समय के सदुपयोग की, है ना। हम देखो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके उपयोगी बिंदुओं को। बड़े भाई साहब द्वारा दिमाग को आराम देने के लिए किए जाने वाले कार्य, छोटे भाई की मौज मस्ती, खेल कूद। बड़े भाई साहब को बार बार असफल होना, असफल कैसे हो जाते थे, एग्जाम में फेल होके, है ना। छोटे भाई की बड़ी कक्षाओं में कठिनता एवं कमियां उनको समझाते थे कि बड़ी कक्षाओं में जब आओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, अभी तो तुम आराम से खेल रहे हो, ठीक है। अब बड़े भाई साहब के चारित्र में कौन कौन से गुण है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और उसमें ऑप्शन दिए जाए, तो मेहनती है, कर्तव्य परायण है। ये बात अलग है कि वो बार बार असफल हो जाते हैं, पर वो मेहनती तो हैं। कर्तव्य परायण है, अनुभवी, अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस्ड, उपदेश कला में निपुण है, तीव्र सहज बुद्धि, अति संवेदनशील, बालमन आदि। छोटे भाई में निराशा का भाव जागना तथा साथ ही आत्मविश्वास के साथ टाइम टेबल बनाना। छोटे भाई की सफलता और बड़े भाई की असफलता, छोटे भाई का व्यवहार परिवर्तन और बड़े भाई साहब की सीख, छोटे भाई का चारित्रिक वर्णन। मनमौजी, चंचल मन, खेल कूद में रुचि, बड़ों के प्रति आदर का भाव, स्वच्छंद व्यवहार। ये कौन है, छोटा भाई है, मनमौजी है। मनमौजी का मतलब अपने मन के अनुसार करता है। चंचल है, बच्चे वैसे भी चंचल होते हैं, और खेल कूद में उसकी रुचि है, परंतु वो बड़ों का क्या करता है, आदर करता है। जब उसके भाई उसे कुछ समझा रहे होते हैं तो वापस सामने जवाब नहीं देता है, उनको अच्छे से सुनता है। बड़े भाई साहब द्वारा विषयवार, विषयवार मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बड़ी कक्षाओं की कठिनता एवं कमियां समझाना तथा शिक्षकों से अपेक्षाएं, मतलब शिक्षकों से अपेक्षा मतलब वो आशा रखते हैं कि हमें कैसे टीचर्स होने चाहिए, कैसा उनका जजमेंट होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। विद्यालय शिक्षा में अरुचि के कारण, कि विद्यालय की शिक्षा उन्हें अरुचि क्यों लगती थी, क्योंकि वो बहुत सीमित है ना, सिर्फ किताबी ज्ञान को और जो बच्चे ने लिख दिया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देती, ये नहीं देखती कि बच्चे का नॉलेज का क्या लेवल है, ठीक है, इसलिए उनको इसमें अरुचि है। बड़े भाई साहब का बार बार असफल होना और सफल होने से छोटे भाई का व्यवहार परिवर्तन। बड़े भाई साहब की सहनशीलता और अनुभव जन्य शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की अप्रासंगिकता तथा जीवन की वास्तविकता से परे। अब तुम बोलोगे मैम अप्रासंगिकता का मतलब क्या होता है, मतलब जो कोई रिलेवेंट ना हो, जो चीज़ आज के टाइम में जो कोई रिलेवेंट ना हो, उसकी कोई इतनी वैल्यू ना हो, प्रासंगिक महत्व ना रह जाए, उसे बोलेंगे अप्रासंगिक, ठीक है। बाल मन की चंचलता और शिक्षा का दायित्व, यही सब कुछ है इस कहानी के उपयोगी बिंदु। बेटा अभी हमने थोड़ा सा रिवीजन किया है, इसके बाद में मुहावरों का मैं आपको पहले वीडियो दिया है। उसके अलावा भी कोई हो तो आप चैप्टर्स को पढ़ो। मैं बार बार आपको यही कहूँगी कि पाठ अगर पूरा अच्छे से पढ़ा जाएगा तो उस बच्चे के कभी सवाल गलत नहीं होंगे। किसी भी तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका उत्तर बिल्कुल सही से कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने पाठ को अच्छे से पढ़ा है। और अगर पाठ नहीं पढ़ा है, सिर्फ तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में, थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। अगर आपको लंबे दूर तक के लिए याद करना है कि काफ़ी लंबे टाइम, जब तक मेरा एनुअल एग्जाम नहीं खत्म हो जाए तब तक के लिए मेरी मेमोरी बनी रहे, तो तुम पाठ को बार बार पढ़ो, ठीक है। क्योंकि पाठ से उपयोगी मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ हो सकती है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।